Hello everybody, today chapter number 10 from Robert's philosophy. The name of the chapter is The Law of Cure from the Principles and Art of Cure by Homeopathy, the name of the book by Dr. H.A. Roberts. तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो लॉ होता है, ये लॉ का बेस क्या होता है और किस टाइप का रिलेशनशिप होता है। लॉ मतलब रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप, दैट इज जिस सब्जेक्ट के ऊपर जो लॉ बता गया है, जो बनाया गया है, तो उसमें कौन सा चीज से किस चीज का क्या रिलेशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द वेरी बिगिनिंग डॉक्टर रॉबर्ट सेज दैट कि जो भी लॉ होता है वो यूनिवर्सल होता है। कोई भी लॉ कोई पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं होता, इट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली। सिमिलरली, the law of homeopathy, what we can say the similia similibus curanter, this law is also applied universally. This is not only a law of the homeopathy, this is the law of the entire medical system which can be applied throughout the universe. इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि देखो, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का एंड में कुछ क्वेश्चंस है। दिस क्वेश्चंस आर मेड फॉर टू स्टडी दिस चैप्टर। तो हम लोग पढ़ते चलेंगे, साथ साथ ये क्वेश्चन को भी हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले जो है कि जब हम डिजीज को देखते हैं या डिजीज को जानते हैं, तो डिजीज को हम किस हिसाब से जानते हैं। हाउ कैन वी नो अबाउट द डिजीज इन द वेरी बिगिनिंग। कैसे आप जान सकते हो? बाय मीन्स ऑफ द सिम्टम्स। Okay, so by means of the symptoms. If we see the organon of medicine, there also we know about the disease by means of symptoms. इसमें डॉक्टर एच रॉबर्ट्स थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर एक लिखा है, if there is any general law of cure, that law must express some relationship between the medicine and the disease. तो मेडिसिन एंड द डिजीज के बीच में कोई रिलेशनशिप जरूर है। इस रिलेशनशिप के इसको बेस करके ही ये लॉ बनाया गया है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि डिजीज में हम लोग जानते क्या है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं? द सिम्टम्स, जो चीज डिजीज को एक्सप्रेस करता है। ओके, तो वी गो विद द सिम्टम्स बेसिकली, एंड वी से दैट व्हेन वी नो अबाउट द ड्रग, जब हम ड्रग के बारे में जानते हैं, तो कैसे हम उस ड्रग के बारे में जानते हैं? द एक्शन ऑफ द ड्रग। तो एक्शन ऑफ द ड्रग को कैसे समझते हैं? बाय मीन्स ऑफ द सिम्टम्स व्हिच द ड्रग कैन प्रोड्यूस ऑन द हेल्थी ह्यूमन बीइंग, जिसको हम ड्रग प्रूविंग बोलते हैं। तो ये जो दो चीज है, डिजीज को हम किस हिसाब से जानते हैं, तो हम सिम्टम्स के विषय में जानते हैं, मतलब सिम्टम्स के द्वारा हम डिजीज को जानते हैं। और मेडिसिन को हम किस तरीके से समझते हैं कि मेडिसिन को भी द थिंग व्हिच द मेडिसिन कैन डू व्हिच इन द ह्यूमन बॉडी। तो इस हिसाब से जो है हम एक मेडिसिन को समझ सकते हैं। तो जब हम लोग एक डिजीज और मेडिसिन का रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली जब हम लोग समझते हैं कि एक मेडिसिन हम देंगे, मेडिसिन हम किस तरीके से देंगे या किस हिसाब से उस मेडिसिन को देंगे, तो सबसे पहले बात ये आता है कि हम लोग मेडिसिन को और डिजीज के साथ कौन सा लिंक है, जिस लिंक को समझते हुए, ये कौन सा रिलेशनशिप है जिस रिलेशनशिप को समझते हुए हम उस मेडिसिन को उस डिजीज में देंगे। तो इस विषय में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज जो है इस चैप्टर का, ये लिखा हुआ है कि इफ यू सी द नेक्स्ट पेज, द सेकेंड पेज ऑफ दिस चैप्टर, एक जगह इटैलिक्स में लिखा है, देयर कैन बी नो लॉ ऑफ क्योर अनलेस इट एक्सप्रेसेस सम डेफिनिट रिलेशन बिटवीन दिस टू ग्रुप्स और क्लासेस। तो लॉ और प्रिंसिपल जो है, ये डिजीज और मेडिसिन का के बीच में जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को अगर ना समझे तो कोई लॉ या प्रिंसिपल तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई लॉ या प्रिंसिपल के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं या इसको अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द डिजीज एंड द ड्रग, और इस रिलेशनशिप के बेस पर ही ये लॉ तैयार हुआ है। तो कैसे रिलेशनशिप और क्या रिलेशनशिप? दैट इज द रिलेशनशिप ऑन द बेस ऑफ द सिम्टम। सो एक्चुअली क्या है कि हम लोग थोड़ा सा
5 मिनट का या 2 या 4 मिनट का एक डिस्कशन, थोड़ा सा एक चीज़ को समझ लेते हैं एक बार। कि जैसे कि देखिए, अगर हम लोग मतलब इफ़ वी गो इन द वेरी बिगिनिंग, मतलब जहाँ पे ना कोई एलोपैथी था, ना कोई होम्योपैथी था, ना कोई ना मतलब मेडिकल साइंस के बारे में कुछ नहीं था। तो उस समय में अगर आप सोचो कि कोई आपके सामने कोई इंसान है और वो बीमार हो गया, आप इसको किस तरीके से जानोगे? तो ऑब्वियसली यू विल से दैट कि हम तो सिम्टम उसके मतलब कुछ जो चेंज हुआ है, उसको बीमारी हुआ है, तो कुछ एक्सप्रेशन से जानेंगे। एग्जैक्टली दैट इज द सिम्टम्स बाय व्हिच यू कैन नो अबाउट द डिजीज। ओके, तो हम लोग जो है कि इसको, इस सिचुएशन को या इस फेनोमेना को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे कि ये आदमी बीमार हो गया। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसका दिमाग बीमार हो गया, इसका हाथ पैर बीमार हो गया, कुछ ऐसा भी हो रहा है। एकदम इन द वेरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इफ वी थिंक अबाउट के हाउ वी कैन नो अबाउट द डिजीज, वी विल गो विद द सिम्टोमेटोलॉजी एंड होलिस्टिक अप्रोच। आज हम लोग थोड़ा कह सकते हो कि वी आर सम व्हाट वी नो अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट डिजीज। तो हम लोग थोड़ा बहुत एडुकेटेड जैसे हो गए, हम साथ साथ जो है ना प्रेजुडाइज भी हो चुके हैं। इसलिए जो है कि कभी हम मेडिसिन के बारे में सोचते हैं तो उस मेडिसिन का एक्शन के बारे में ही सोचते हैं, और उस एक्शन के साथ डिजीज का रिलेशनशिप एग्जैक्टली कोई कनेक्शन नहीं बैठता, फिर भी हम वो मेडिसिन, हम मतलब वो मेडिसिन दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड द डिजीज, बट स्टिल द मेडिसिन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेट दर्द हो रहा है तो पार्गेटिव दे दो, तो पेट में ही काम करेगा। पार्गेटिव क्या कर रहा है, उसको क्लियर कर रहा है, पेट को क्लियर कर रहा है ताकि दर्द कम हो जाए। ये एक एजम्पटिव एक मेथड है, और इसमें मेडिसिन जो दिया गया है, ये मेडिसिन के साथ डिजीज का कोई रिलेशनशिप नहीं है। और इससे क्या हुआ कि कुछ टेम्पोररी कुछ रिलीफ हो सकता है। सिमिलरली जो सेडेटिव्स यूज किए जाते हैं या कोई भी पैलिएटिव यूज किया जाता है, ये इसी तरीके से यूज किया जाता है कि इसमें क्या है कि ड्रग का और डिजीज का कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब डिजीज अपनी जगह पे है, और मेडिसिन जरूर उसका एक्शन और उसका एकदम सेल के ऊपर कितना इतना बारीकी से स्टडी किया जाता है, और मेडिसिन दिया तो जाता है, लेकिन डिजीज के साथ मेडिसिन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसी सिस्टम को हैनीमैन ने हेटेरोपैथी या एलोपैथी बोले हैं, और इसका डेफिनेशन अगर आप देखोगे ऑर्गन का एफोर्ड नंबर 55 में ये मिल जाता है। जबकि अगर हम लोग देखेंगे कि मेडिसिन और डिजीज ये दो चीज किस जगह पे कॉमन है, इसी चीज से तो रिलेशनशिप निकलेगा। तो इस जगह पे हम लोग क्या देखेंगे कि मेडिसिन के बारे में जब हम जानते हैं तो जो सिम्टम के थ्रू जानते हैं, डिजीज के बारे में जब हम जानते हैं तो सिम्टम के थ्रू जानते हैं। तो इसीलिए जो है कि हम लोग ये एक चीज को कॉमन लेके इसको लॉजिकली एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि डिजीज और मेडिसिन का कोई रिलेशन है। उस रिलेशन के बेसिस में ये लॉ एस्टैब्लिश हुआ है कि जब डिजीज जो है जो सिम्टम देता है, और मेडिसिन जो है ये जब हेल्दी ह्यूमन बींग में जब प्रूव किया जाता है तो उसमें जो सिम्टम देते हैं, ये दोनों सिम्टम डिजीज का अलग से और मेडिसिन का अलग से देखा गया, ये दोनों एक ही टाइप का सिम्टम है। तो ऐसे कंडीशन में एक डिजीज में मेडिसिन अगर दिया जाता है द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलरिटी, देन कंप्लीट क्योर ऑकर्स। और वास्तव में यही होता है। तो हम लोग इतना फिर समझ में आ रहा है कि मतलब व्हाट डॉक्टर रॉबर्ट्स वांट्स टू टेल, कि देखो सिम्टोमेटोलॉजी हम लोग जानते हैं, मेडिसिन डिजीज का हम लोग जानते हैं, नेचर्स लॉ क्योर हम लोग जानते हैं, लेकिन लॉ का मतलब किस हिसाब से ये लॉ को फाइंड आउट करें अपन लोग। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द disease and the medicine, and this relationship maintains, or this relationship creates the law which Dr. Hahnemann understood by this time. Okay, तो ऐसे में when we are discussing about the disease and the medicine, तो हम लोग को क्या क्या मिला है एक बार देखते हैं। एकदम वेरी बिगिनिंग में ये मिला कि सिम्टम्स जो है ये ही एक एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू हम डिजीज के बारे में जानते हैं, और सिम्टम एक चीज है जिसके थ्रू हम मेडिसिन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट पेज में लिखा है, सिम्टम्स आर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज स्टेट। वी इंक्लूड सेंसेशंस एंड एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट, the appearance in all parts of the body, the varied circumstances under which these symptoms are recorded, and the varied grouping of this symptom in any consideration of the case। तो symptom ही एक चीज है जिसके which represents the disease। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग जब देखते हैं कि सिम्टम्स के बारे में,
तो एक चीज डॉक्टर रॉबर्ट ने ये बोला है कि सिम्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स तो है, और कुछ सिम्टम्स ऐसा होता है जो पेशेंट कंप्लेन, मतलब पेशेंट इज सफरिंग द मोर, जैसे पेशेंट कोई दर्द हो रहा है या ऐसा कोई जगह ज़्यादा खुजली हो रही है, ऐसा कुछ चीज़ है, तो उसको पेशेंट आके तुरंत बोलते हैं कि हमको इस चीज़ से रिलीफ दे दो। और इसके साथ साथ इफ यू सी दैट द पेशेंट इज हैविंग मेनी अदर सिम्टम्स, इनमें से बहुत सारे ऐसे कॉन्कोमिटेंट सिम्टम होता है जो सिम्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इवन कई बार जो है ये कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स जो है ये मेन जो चीफ कंप्लेंट जो पेशेंट बोल रहा है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले लेता है प्रिस्क्राइबिंग, एज पर प्रिस्क्राइबिंग। तो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे जाते हैं, और क्योंकि द होल पर्सन इज डिजीज, तो इसलिए क्या है कि वी गो विद द टोटलिटी ऑफ सिम्टम। उस जगह में ये वी ग्रेड वी मेक अ इवोल्यूशन ऑफ द सिम्टम और द ग्रेडेशन ऑफ द सिम्टम, वहाँ पे कभी कभी कॉन्कोमिटेंट नॉर्मल सिम्टम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये लिखा है इस जगह में, वेरी ऑफन द कॉन्कोमिटेंट of circumstance is of greater importance to the whole case than the expressed sensation, but the sensation is much more frequently expressed by the patient. So जब हम देखते हैं कि सिम्टम्स और सिम्टोमेटोलॉजिकली हम लोग जब प्रेस्क्राइब करते हैं तो कई बार कॉन्कोमिटेंट सिम्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले लेते हैं। और एक चीज़ है कि जब हम लोग कोई भी सिम्टम्स देखते हैं, पेशेंट कोई भी चीज़ बताते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? वो होता है sensations. The sensation, this is the first thing which the patient feel, that is the feeling of the patient. The first thing, derangement जब vital force का होता है तो सबसे पहले क्या आता है? कुछ ना कुछ सेंसेशन में उसका अल्टरेशन आता है। इसलिए दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर यू फॉर दिस चैप्टर, दैट इज अ सेंसेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बाय व्हिच वी कैन frequently we can know about the disease. Two or more symptom may appear together. एक जगह ये लिखा होता है कि two or more symptom may appear together or synchronize each other so frequently that they are really one symptom and must be considered as such in our analysis. As nothing in nature can be represented by a single property, so no disease can be represented by a single symptom. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। जैसे अभी मैंने कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स के बारे में बता रहा था, तो एक डिजीज जो है एक सिम्टम से कभी पूरा एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। डिजीज जो है कि वाइटल फोर्स इज टोटली डिरेंज, तो वाइटल फोर्स प्रेजेंट एवरीवेयर इन द ऑर्गेनिज्म, जैसे ऑर्गेनिज्म ने बोला है। तो इसीलिए इस जगह बोला कि एक से अधिक सिम्टम होना ही चाहिए और होता ही है डिजीज में। तो कोई एक सिम्टम के ऊपर एक डिजीज का निर्धारण नहीं हो सकता। इसलिए जो है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर आर अ नंबर ऑफ सिम्टम्स व्हिच रिप्रेजेंट अ डिजीज। ये नंबर ऑफ सिम्टम में से कॉन्कोमिटेंट सिम्टम कई बार मेन चीफ कंप्लेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये नंबर ऑफ सिम्टम्स जो है ये एक डिजीज को एक्सप्रेस करता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉ, जब लॉ के बारे में हम बात करते हैं तो डिजीज को हम जिस तरीके से देखे हैं, जिस तरीके से जाने हैं, तो क्या है, सारी चीज सिम्टम पर जा रहा है। और इससे क्या रिलेट हो सकता है, डिजीज को किस तरीके से किस चीज से रिलेट हो सकता है ताकि एक जगह कॉमन में आए। तो दिस इज द थिंग दैट ये इसके बाद लिखा है कि रिलेशनशिप जरूरी है। कोई एक लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए एक डिजीज का और सिम्टम्स का मतलब मेडिसिन का रिलेशनशिप जरूरी है। इटैलिक्स में लिखा है इसका नेक्स्ट पैराग्राफ में, द होम्योपैथिक लॉ एस्टेब्लिश अ डेफिनेट रिलेशन नॉट ओनली बिटवीन द प्रूव्ड ड्रग्स एंड द नोन डिजीजेस बट बिटवीन ऑल द अनएक्सप्लोर्ड मेडिकल वेल्थ एंड दैट अनडेवलप्ड रिक्वायरमेंट ऑफ सिकनेस। तो होम्योपैथिक जो लॉ है ये जो भी मतलब जो पहले जाना नहीं गया था, जो डेवलप नहीं हुआ था, जो कभी मेडिकल साइंस ने एक्सप्लोर किया ही नहीं था। मेडिकल साइंस ने सेलुलर स्टडी तक गए और भी पैथोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन कोई लॉ एस्टेब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि ये जो भी स्टडीज होम्योपैथिक मेडिकल साइंस पे हो रहा था दैट वाज बेसिकली एंडिंग इन द रिजल्ट ऑफ पैलिएशन। तो जब डॉक्टर हैनीमैन ने ये चीज समझ में आया उनको कि यही एक सूत्र है, यही एक क्लू है या टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन द disease and the medicine, there became the establishment of the law, that is the law of nature's law of cure, similia similibus curantur। और इस जगह में जो है कि इन्होंने
जब एक्सपेरिमेंट किया था, सिंकोना का एक्सपेरिमेंट जब किया था, तो उस समय में क्या हुआ था कि सिंकोना से उनको कुछ क्या समझ में आया, सिम्टम ही समझ में आया। और जब ऐसे ऐसे बीमार इंसान में, इसी सिम्टम वाला बीमार इंसान में ये दिया गया, तो ये क्योर कर गया। इसका मतलब है कि यही एक रास्ता है, दैट इज गिवन बाय गॉड। दे यही एक रास्ता है कि जिसके थ्रू मेडिसिन और डिजीज को हम कनेक्ट कर पाएंगे, या कौन सा डिजीज में क्या मेडिसिन देना है ये हम तय कर पाएंगे। ओके, सो इसमें वी सी दैट, गोइंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, नो मेडिसिन कैन क्योर एनी डिजीज अनलेस इट एक्ट्स अपॉन ऑल द डिजीज पार्ट्स either directly or indirectly. So when we talk about the disease again, medicine cannot be cured. Medicine cannot cure any disease if it cannot act throughout the organism. मेडिसिन को जो है कोई पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर टिश्यू में या पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर सिर्फ मेडिसिन का एक्शन हो और कोई दूसरे जगह नहीं, तो ये पूरा डिजीज को कभी पूरा क्योर नहीं कर पाएगा। बिकॉज डिजीज क्या है, अगर वो लोकल डिजीज भी है, इसी पैराग्राफ का नीचे तरफ लिखा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत कम मैनिफेस्टेशन होता है जिसको हम लोकल डिजीज कहते हैं, लेकिन फिर भी इस लोकल डिजीज में भी द टोटल vitality is deranged and the total human being or the full patient is diseased. So one organ cannot suffer alone any more than one cell can suffer by itself. एक organ या एक सेल जो है ये अकेला सफर नहीं कर सकता। एवरीथिंग इन दिस बॉडी इज इंटरकनेक्टेड। तो इसलिए जो है कि एवरी डिजीज एफेक्ट्स इन सम वे एंड टू सम डिग्री एवरी ऑर्गन, एवरी टिश्यू, एवरी मॉलिक्यूल। तो हर कोई डिजीज जो है, हर कोई बॉडी, मतलब हर कोई सेल, हर कोई टिश्यू, एवरी मॉलिक्यूल को ये अफेक्ट करेगा डिजीज में। और इसी कारण से जो है कि जब हम मेडिसिन देंगे, ये मेडिसिन भी पूरा शरीर में उसका इफेक्ट होना चाहिए, तभी वो कम्प्लीटली क्योर कर पाएगा। बिकॉज ऑफ कस्टम वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन दिस सेंस एज फ्रॉम द ग्रेटर टुवर्ड्स द स्मॉलर और फ्रॉम वी और without inward, yet an analytical study must remind us that the disease manifestation is an exfoliation, an outer manifestation of the internal turmoil that is not found in the most minute examination known to man. No medicine can effect a perfect cure unless it has a curative action upon every disease part, and in just the proportion that each part manifests disorder. तो मेडिसिन जो है कि मेडिसिन कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन या एक सेल के ऊपर अगर उसका एक्शन हो तो ये पूरा डिजीज को क्योर नहीं कर पाएगा। पूरा शरीर में मेडिसिन का इफेक्ट होना चाहिए, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द डिजीज, तो ऑफ द पेशेंट, तो मेडिसिन कंप्लीटली क्योर कर पाएगा। जैसे डिजीज जो था, डिजीज इट इज ऑल्सो कोई एक पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू जो है एक डिजीज के लिए सफ़र हो रहा है, बाकी और शरीर का कोई ले नहीं है, ऐसा नहीं है। बिकॉज डिजीज इज द होल वाइटलिटी इज डिजीज। तो ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। तो यहाँ तक हम लोग जो देख रहे हैं कि डिजीज और मेडिसिन में यही बात हो रहा है कि इट अफेक्ट्स द होल ऑफ द बॉडी। और डिजीज को जानने का तरीका हमको सिम्टम द्वारा ही होता है, मेडिसिन को भी हम लोग सिम्टम द्वारा ही जानते हैं। तो इसी सोर्स में हम लोग कह सकते हैं कि जो सिमिलर सिम्टम वाला मेडिसिन है वही मेडिसिन देने से कम्प्लीटली डिजीज क्योर हो सकता है। इस मामले में एक टोटलिटी ऑफ द सिम्टम और द टोटलिटी ऑफ द डिजीज के बारे में डॉक्टर जोसलिन, दैट इज एलियट प्रॉक्टर जोसलिन, ही वॉज द डायबिटोलॉजिस्ट, और वी कैन से द डायबिटो। उस समय में इतना तो स्पेशलाइजेशन इतना नहीं था, लेकिन डायबिटीज़ के ऊपर डॉक्टर जोसलिन का काम जो है, ही वॉज अ ग्रेट, वी कैन से द पायनियर ऑफ ऑन द स्टडी ऑफ डायबिटीज़। उन्होंने उनका जो स्टडी है इसमें उन्होंने ये कहा है कि सिमिलिमम जो है, सिमिलिमम से और होम्योपैथी से
ये बहुत कुछ ठीक हो सकता है, ये डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा रोल हो सकता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इस जगह में। जॉसलिन सेज द डिग्रीज ऑफ कॉन्सिबेबल रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शन ऑफ द ड्रग्स एंड दैट ऑफ डिजीज मे बी रिप्रेजेंटेड बाय an immense circle identify in the central point and on this point stands isopathy। अगर हम लोग कोई एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करें या एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसमें जो है कि जो पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, इसमें खड़ा है आइसोपैथी। इमीडिएटली अराउंड इट आर अरेंज द मोस्ट परफेक्ट डिग्रीज ऑफ सिमिलैरिटी। डॉक्टर जॉसलिन ने कहा कि आइसोपैथी इज नॉट होम्योपैथी, आइसोपैथी इज समथिंग डिफरेंट। आइसोपैथी में जो है कि आइसोपैथी इज आइडेंटिटी, होम्योपैथी रेस्ट इट्स होल केस ऑन द सिमिलैरिटी एंड द डिग्री ऑफ द परफेक्शन वी मे बी श्योर ऑफ द रिजल्ट। आइसोपैथी जहाँ पे होता है वहाँ पे सेम कॉन्टेजियस प्रिंसिपल ऑफ द सेम पर्सन ये दिया जाता है, स्कोप लिमिटेड होता है। और आइसोपैथी में ऑल्दो रिजल्ट आता है लेकिन सेम इज समथिंग different or the scope is limited, whereas homeopathy जो है the result of cure comes here and there is a on the basis of the symptom similarity। So the medicine may be differing in kind, the source may be different, the nature may be different, but manifestation is similar। and इस जगह में जो है कि homeopathy it has more greater scope or more far better treatment than allopathy। So this is what Dr. Jocelyn says, that homeopathy, so when he worked on this, because he was not a homeopath, but he is telling that ये allopathy और इससे भी ज़्यादा अच्छा जो है कि homeopathy on the basis of symptom similarity ये disease में सही तरीके से काम करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो देख रहे हैं कि पहली बात तो क्या था कि जो जितना भी लॉ है ये सारे लॉ जो है ये यूनिवर्सल लॉ है। दूसरी बात क्या था कि डिजीज के बारे में और मेडिसिन के बारे में हम लोग जो भी जानते हैं वो क्या सिम्टम्स के थ्रू ही जानते हैं, सिम्टम्स के को देखते हुए हम लोग डिजीज या मेडिसिन के बारे में जानते हैं। तीसरा बात क्या देखा कि जब भी कोई लॉ होता है उस लॉ का कुछ तो बेस होता है। तो जहाँ पे मेडिकल फील्ड में जो होम्योपैथी में जो लॉ है या द सिमिलियर सिमिलिबस क्यूरेंटर ये जो एक्सियम आया है इसका बेस क्या है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एंड द डिजीज। तो ड्रग एंड डिजीज का रिलेशनशिप किस तरीके से कैसे कनेक्शन हुआ, दैट इज द सिम्टम इज द बेसिक ऑफ द रिलेशनशिप। इसके बारे में कुछ डिटेल्स में अगर देखा जाए तो कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर रॉबर्ट ने कुछ बोला, इट मे बी मोर इम्पॉर्टेंट। और इसके साथ ये भी बताया गया है कि एक कोई पर्टिकुलर सेल या एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जैसे डिजीज पूरा नहीं बना सकता, द होल पर्सन इज डिजीज। सिमिलरली मेडिसिन भी जो है कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन या कोई एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर अगर काम करे तो उससे कंप्लीट डिजीज क्योर नहीं होता। एक मेडिसिन जो है कि इट शुड वर्क थ्रू आउट द बॉडी है, तो इसका एक्शन थ्रू आउट द बॉडी होगा तो ही डिजीज को क्योर कर पाएगा। फाइनली डॉक्टर जॉसलिन ने जो एलोपैथी और होम्योपैथी के बारे में जो बोले और उन्होंने जो कहा कि सिमिलर मेडिसिन द्वारा क्योर हो सकता है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एविडेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम्योपैथी। इस चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को हम लोग देख सकते हैं और मैं जस्ट रेफरेंस दे देता हूँ। नंबर 1 दैट इज द व्हाट इज द मोस्ट वी कैन होप टू नो ऑफ द डिजीज। तो डिजीज के बारे में हम लोग क्या जान सकते, कैसे जान सकते हैं, एकदम फ्रंट पेज में फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम आप देखोगे कि सेकेंड थर्ड पैराग्राफ में, तो इस जगह में इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, दैट इज द बेसिकली द सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट व्हाट कैन वी नो ऑफ द ड्रग एक्शन। अगेन ये जो है कि नेक्स्ट पेज में अगर आप जाओगे इसमें एक पैराग्राफ है कि सिम्टम्स आर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज स्टेट। और ड्रग के बारे में जो है कि नो मेडिसिन कैन क्योर द डिजीज अनलेस इट एक्ट्स अपॉन ऑल द डिजीज पार्ट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सिम्टम्स के द्वारा हम लोग मेडिसिन को जानते हैं और मेडिसिन जो है कि सारे पार्ट्स में पूरा बॉडी के मतलब हर कोई ऑर्गन को इफेक्ट करने में सक्षम है। नंबर 3, व्हाट पार्ट डज ऑब्जर्वेशन प्ले इन होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन क्या है होम्योपैथी में, जो
जो भी है, मतलब सिम्टम्स जो भी हम देखते हैं, दैट इज थ्रू आवर ऑब्जर्वेशन. मतलब वी कैन से ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग. ऑब्जर्वेशन प्लेइंग द ऑल द थ्रू आउट रोल इन होम्योपैथी. इसमें आपको एक पैराग्राफ है, इस जगह में लिखा है कि the law founded upon observation of the facts that has been the product of inductive reasoning and has been proven by years of experience to be true and sure. तो ये जो है कि जो भी लॉ फॉर्मेशन हुआ है, ये लॉ बेसिकली ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ही फॉर्मेशन हुआ है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली वॉइस्ड बाय द पेशेंट. ये आंसर है, इधर दे लिया है, दैट इज द सेंसेशन. ये आपको मिलेगा इस चैप्टर का पेज सेकेंड नंबर पेज में, जहाँ पे ये लिखा है कि सेंसेशन जो है इंक्लूड सेंसेशन एज एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट द अपीयरेंसेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो सेंसेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द सिम्टम. Next question, what are the concomitant symptoms and how do you rank them as to relative value. तो concomitant symptom किसको बोलते हैं, इसका एक definition ज़रूर है. और these are the symptom which we see in a patient along with the principal symptom or the along with the chief complaints, and it goes away, this symptom it goes away or disappears uh, along with the disappearance of the chief complaint or the principal symptoms. But these symptoms has no direct pathological relation to that of the chief symptom or the principal symptom. तो concomitant symptom वो symptoms होते हैं जो symptom जो main complaint होते हैं, इस main complaint या chief symptoms जो है CHIF main symptoms chief symptoms के साथ साथ ये होता है, रहता है और इसी के साथ ये चला जाता है, लेकिन इसके साथ चीफ सिम्टम का कोई पैथोलॉजिकल रिलेशन ढूंढना मुश्किल होता है. तो ऐसे कॉन्कोमिटेंट सिम्टम का इसमें क्वेश्चन ये था कि इस कॉन्कोमिटेंट सिम्टम का क्या क्या रैंक है, हाउ डू यू रैंक बिटवीन देम. तो समटाइम्स कॉन्कोमिटेंट सिम्टम इट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर प्रिस्क्राइबिंग, इवन मोर इम्पोर्टेंट सिम्टम देन द मेन सिम्टम. ये इस जगह में लिखा है. हम लोग इस चैप्टर का सेकेंड पेज में थर्ड पैराग्राफ में देखें तो ये आपको मिल जाएगा. इसके बाद जो है कि व्हाई डू वी से द होम्योपैथिक लॉ एस्टैब्लिश अ डेफिनेट रिलेशन बिटवीन द ड्रग एंड द डिजीज. हम लोग क्यों बोलते हैं कि होम्योपैथिक लॉ ड्रग एंड डिजीज में एक डेफिनेट रिलेशनशिप मेंटेन करता है. क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ड्रग एंड द डिजीज को किस लॉजिक पे हम लोग अप्लाई करेंगे ड्रग को डिजीज में, तो ये कोई ना कोई क्लू या कोई ना कोई लॉजिक हमारे पास ज़रूर होना चाहिए. ये लॉजिक जो है दैट इज़ द रीजनिंग व्हाई वी कैन एस्टैब्लिश व्हाई वी गिव अ ड्रग इन अ पर्टिकुलर और अ मेडिसिन इन अ पर्टिकुलर डिजीज. तो इस जगह में हाँ जहाँ भी हो एक ही चीज़ सबसे दोनों में मतलब वी कैन से दैट इक्वली इफेक्ट करता है, दोनों जगह का कॉमन एक्सप्रेशन होता है, दैट इज द सिम्टम. तो ड्रग को हम सिम्टम्स के थ्रू जानते हैं, डिजीज को सिम्टम्स के थ्रू जानते हैं, और ये सिम्टम्स ही है जो ड्रग को डिजीज में अप्लाई करने का एक क्लू देता है हम लोग को. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट आर द डिजीज मैनिफेस्टेशन, ऑब्वियसली द सिम्टम्स. Suppose that's the next question. And last question, what's the difference between आइसोपैथी and होम्योपैथी. हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है. सो आइसोपैथी and होम्योपैथी are different, आइसोपैथी is same and होम्योपैथी is similar. and हम लोग ये भी अगेन हम कह सकते हैं कि in this Robert's philosophy it is given that homeopathy is the best of all the methods on the which is established on the basis of the medical law and the universal law. So thank you. हम लोग नेक्स्ट और भी चैप्टर्स डिस्कस करेंगे. ये जो चैप्टर डिस्कशन था ये मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि कुछ शॉर्ट करना है, कुछ करना है. इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो ये मेन पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एंड द डिजीज व्हिच इज मेकिंग द लॉ. ठीक है, तो लॉ का जो बेसिक चीज़ है देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन द ड्रग एंड द डिजीज, एंड ऑन दैट रिलेशन द लॉ इज एस्टेब्लिश्ड. थैंक यू. विल मीट अगेन.